क्यों 130 करोड़ आबादी वाले भारत देश को ओलंपिक में कभी डबल डिजिट्स में मेडल नहीं मिले? क्यों 121 साल में भारत के पास सिर्फ 35 मेडल्स हैं? क्यों अमेरिका और चाइना जैसे देश ही नहीं बल्कि जमैका और केन्या जैसे गरीब देश भी भारत से ओलंपिक में आगे हैं? अगर आपको भी इनके जवाब नहीं पता तो चलिए डिस्कस करते हैं। किसी भी देश की ओलंपिक रैंकिंग उस देश की स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी को कभी नहीं दिखाती, क्योंकि ओलंपिक में रैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गोल्ड, ना कि किस देश ने कितने ज्यादा मेडल जीते। इसलिए 16 मेडल जीतने वाला यूक्रेन भी 2 मेडल जीतने वाले से पीछे है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत के पास स्पोर्ट के अंदर यूक्रेन से कुछ ज्यादा फैसिलिटीज हैं। अगर हम पिछले कुछ ओलंपिक को देखें तो इसमें 2 देश बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं और पूरी दुनिया से बहुत आगे हैं। ये है चाइना और अमेरिका। इन दोनों देशों के लिए ओलंपिक अपनी पावर को दिखाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसलिए 1949 में जब चाइना में कम्युनिस्ट सरकार पावर में आई तो उसने ओलंपिक्स को बहुत ही सीरियसली लिया। अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए उसने बहुत ही स्ट्रिक्ट कदम उठाए। चाइना के अंदर छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन किया जाता था किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में मेडल लाने के लिए, और चाइना का मेन फोकस हमेशा गोल्ड मेडल पे रहता था। इसलिए उसने बहुत सारे इलीगल मेथड्स भी यूज़ किए। चाइना के कई एथलीट्स डोपिंग में पकड़े गए और बाद में पाया गया कि चाइनीज़ सरकार उन्हें फोर्स करती थी इलीगल मेथड्स और डोपिंग जैसे चीज़ें यूज़ करने के लिए, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके ओलंपिक में। और इसी तरह अपनी जनता की कुर्बानी देकर चाइना ने ओलंपिक में मेडल हासिल किए। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने स्पोर्ट्स को अपनी एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया और उसके ज़्यादातर एथलीट्स स्कूल लेवल से आते हैं, इसलिए वो नेचुरली सबसे आगे रहते हैं। लेकिन अपनी टॉप पोजीशन हमेशा मेंटेन करने के लिए अमेरिका ने भी बहुत सारी टेक्टिक्स यूज़ की हैं। जैसे जिन स्पोर्ट्स में अमेरिका आगे है उसके अंदर उन्होंने कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बनाई हैं जिससे वो ज़्यादा मेडल जीत पाए। जैसे स्विमिंग, आपने माइकल फेल्प्स का एग्जाम्पल तो सुना ही होगा। उन्होंने 8 मेडल एक ही बार में जीत लिए थे और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले जो लोग हैं वो स्विमर्स ही हैं। और इसी तरह अमेरिका सारे सब कैटेगरीज में डोमिनेट करके बहुत ज़्यादा मेडल जीत लेता है और चाइना जैसे उसके कॉम्पिटिटर्स को हमेशा नीचे रखता है। ये नेशन, अब बात करते हैं डेवलप नेशन की। ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में बाकी देशों से बहुत आगे होते हैं। इनके खिलाड़ियों के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं, अच्छी ट्रेनिंग होती है और बेहतर फैसिलिटीज़ होती हैं। साथ ही ये अपने खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए डेटा साइंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनके एथलीट्स हमेशा बाकी देशों से एक कदम आगे रहते हैं। 30 रैंकिंग पा सकते हैं। ओलंपिक में 1 गोल्ड पाने का मतलब होता है अंडर 50 रैंकिंग। 2 या 3 गोल्ड से आप अंडर 30 रैंकिंग पा सकते हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए जमैका और केन्या जैसे गरीब देश किसी एक स्पोर्ट्स को चुन लेते हैं और उसके अंदर अपनी फिजिकल एबिलिटीज का फायदा उठाते हुए आसानी से गोल्ड मेडल ले आते हैं और अपनी रैंकिंग हाई कर लेते हैं। बिल्कुल है। तो क्या हम ये मान लें कि ओलंपिक इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ओलंपिक ना सिर्फ किसी भी देश में स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बल्कि ये इंटरनेशनली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें सभी देश पार्ट लेते हैं और ये अपनी सॉफ्ट डोमिनेंस दिखाने के लिए किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप फॉरेन टूरिस्ट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम ऐसे पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं जिनसे इंडिया अपनी मेडल टैली को बढ़ा सकता है ओलंपिक्स के अंदर। हमारा पहला पॉइंट है स्पोर्ट्स को एजुकेशन का हिस्सा बनाना। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करना है तो आपको अपनी यंग पॉपुलेशन का फ़ायदा लेना होगा। आपको एथलीट्स को स्कूल लेवल से ट्रेन करना होगा, तभी जाकर वो अमेरिका और चाइना जैसे देशों से कम्पीट कर पाएंगे। हमारा सेकंड पॉइंट है ओलंपिक्स में गेम्स के लिए स्ट्रेटेजाइज करना। अगर हमें ओलंपिक्स में और मेडल चाहिए तो गवर्नमेंट को एक्टिवली पार्ट लेना होगा ओलंपिक्स के अंदर। उन्हें ऐसे गेम्स पर फोकस करना होगा जिसमें किसी बड़े देश का डोमिनेंस नहीं है, और इस तरह हम उन खेलों के अंदर बेहतर हो सकते हैं और आसानी से और मेडल जीत सकते हैं। कंट्रोलिंग बॉडीज, हमारा थर्ड पॉइंट है ऑटोनोमस स्पोर्ट्स कंट्रोलिंग बॉडीज। ज़्यादातर स्पोर्ट्स गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं और वहाँ ऐसे पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स होते हैं जो गेम को बिल्कुल भी नहीं समझते, इसलिए वो गेम बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें BCCI की तरह ही ऐसी और ऑटोनोमस बॉडीज चाहिए जो ना केवल उस खेल को समझती हों बल्कि उसे डेवलप भी करना चाहती हूँ। हमारा फोर्थ पॉइंट है प्राइवेट स्पॉन्सरशिप एंड लीग्स। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे डोमिनेटिंग देश है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है IPL को। तो इसी तरह हमें बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी लीग्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, जिससे ना केवल उन स्पोर्ट्स के अंदर पैसा आता है बल्कि लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है उस स्पोर्ट्स के प्रति। हमारा फिफ्थ पॉइंट है पे द प्राइस। लेट्स फेस इट, स्पोर्ट्स खेलना एक्सपेंसिव है। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स, फिजियोथेरेपिस्ट, प्रॉपर डाइट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और इंडिया जैसे देश जहाँ पर गरीबी अभी भी इतनी बड़ी समस्या है, यहाँ के एथलीट्स बिना किसी मदद के इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट नहीं कर सकते।
हमारा 6 पॉइंट है हाइपर क्रिकेटिंग कल्चर। इसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर भारत में आप किसी बच्चे से ये पूछोगे कि उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी कौन है, तो कितने % लोग उससे रिलेटेड किसी खिलाड़ी का नाम लेंगे? सेकंड क्वेश्चन, अगर आपको किसी बच्चे को स्पोर्ट्स से रिलेटेड गिफ्ट देना है तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ कौन सी आएगी? थर्ड क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीता, वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन और एशियन चैंपियन भी हैं। क्या आपने उनके पहले के कभी मैचेस देखे हैं इस ओलंपिक से पहले? क्रिकेटिंग कल्चर मोरली कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन टेक्निकली इससे बाकी खेलों को बहुत नुकसान होता है। आइए इसे समझते हैं। कोई भी देश स्पोर्ट्स में कितना आगे है ये उसकी पॉपुलेशन पर नहीं बल्कि उसकी इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। मतलब कि वो पॉपुलेशन जो गरीबी रेखा से ऊपर है, जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग के लिए टाइम और डाइट और इक्विपमेंट्स को अफोर्ड कर सकती है, और ऐसी पॉपुलेशन इंडिया में 1% से भी कम है। अगर ऐसे में देश में कोई सुपर डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स होगा जहां सारा पैसा और पॉपुलैरिटी है, तो इस 1% में से भी ज़्यादातर केवल उसे ही चुनेंगे, और इस तरह उस स्पोर्ट्स में टैलेंट का सरप्लस हो जाएगा और बाकी में डेफिशिएंसी। और आयरनी तो देखिए, भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा पहले खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे। तो सोचिए भारत के कितने गोल्ड मेडलिस्ट क्रिकेट में मीडियोक्र लेवल में फंसे हुए होंगे। हमारा 7 पॉइंट है ब्रेकिंग द विशियस साइकिल। जब लोग किसी स्पोर्ट्स को नहीं देखते तो उसकी पॉपुलैरिटी घट जाती है। जब ऐसा होता है तो स्पोर्ट्स को ना तो कोई प्राइवेट स्पॉन्सर मिलता है, ना ही गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा ध्यान देती है। इस वजह से उन खिलाड़ियों को ना तो कोई आर्थिक सहायता मिल पाती है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की सुविधाएं मिलती हैं। और जब किसी खेल से पैसा और सुविधाएं दोनों ही खत्म हो जाती हैं तो कोई भी भावी खिलाड़ी उस खेल को नहीं चुनता, और इस तरह से खेल का राष्ट्रीय स्तर गिरता जाता है और वो देश मेडल की दौड़ से बाहर हो जाता है। और जब उस खेल में जीतने की उम्मीद ही नहीं होती तो लोग उसे देखना ही नहीं चाहते, और इस तरह ये साइकिल चलती रहती है और हर रिपीटेशन के साथ इसे तोड़ना मुश्किल होता चला जाता है। यही चीज़ हमारी हॉकी टीम के साथ हुई। और एक रीसेंट एग्जाम्पल आपको याद होगा कि भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री को लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी मैच देखने आने के लिए, और ऐसा फिर ना हो, इसलिए मेरा सजेशन है कि आप क्रिकेट के अलावा एटलीस्ट एक और इंडियन स्पोर्ट्स टीम को फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों, आज हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। हमें सारे खेल खेलने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में केवल क्रिकेट फेमस है तो हम क्रिकेट खेलें। आ रहा हूँ।